तो खैर अगला है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित नाम से क्या समझ आ रहा है, बताओ। 10 कुमारों का चरित्र बताया गया है जहां पे, ठीक है। तो इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, इस ग्रंथ को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला है भूमिका भाग, दूसरा है मूल ग्रंथ मेन स्टोरी, और तीसरा है पूरक भाग। कौन कौन से है? भूमिका, मूल ग्रंथ और पूरक भाग, ठीक है। अब देखिए ये जो भूमिका भाग है जिसको पूर्व पीठिका कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व पीठिका। हाँ, पूर्व पीठिका भी कहते हैं, भूमिका भी कहते हैं। तो इसमें 4 उच्छ्वास हैं, ठीक है। और पूरक भाग जो है, जो लास्ट वाला भाग है, उसको उत्तर पीठिका कहते हैं। पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका। और मध्य भाग जो है वो है दश कुमार चरित, ठीक है। वो कथा है, मेन कथा है। अब जो मुख्य ग्रंथ है, जिसको हम मुख्य ग्रंथ बीच का पार्ट बोल रहे हैं, उसमें 8 उच्छ्वास है, ठीक है। तो 8 उच्छ्वासों में कितने कुमारों की कथा आई है? 8 कुमार। अब ग्रंथ का नाम क्या है? 10 कुमार। और मूल कथा में कितने कुमार मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं। इसलिए इस नाम को सार्थक करने के लिए पूर्व पीठिका में, पहली वाली जो पीठिका है, उसमें 2 राजकुमारों का चरित्र जोड़ दिया, ठीक है। तो 8 + 2 10 कुमार चरित्र बन गया, है ना। तो जोड़ दिए, जिसके कारण ये 10 कुमार चरित्र बना। एक बड़ी अच्छी सुंदर सी एक कथा है इसके विषय में, बड़ी 10 कुमारों की सीखने वाली कहानी है। 10 कुमारों के बारे में कथाएं हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन एक अद्भुत ग्रंथ कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक विश्रुत चरित्र, एक इसमें भाग है, संभवतः अष्टम उच्छ्वास है। वहां पे एक पात्र को होंठ पे बाण लग जाता है, शिकार करने गए होते हैं तो वहां पे बाण लग जाता है। अब कवि की क्वालिटी देखिए, कवि की योग्यता देखिए कि उस पूरे उच्छ्वास में वो शब्द का प्रयोग नहीं है जिसमें होंठ का प्रयोग होता है। उपूप धमानीय नाम ओष्ठो, प फ ब भ म, होंठ का प्रयोग है ना। अब मेरे होंठ में चोट लगी होगी तो मैं प नहीं बोल पाऊंगा, कैसे बोलूंगा मैं? मान लिया अ प नहीं बोला जाएगा ना, प बोलने के नहीं बोला जा रहा है। तो कवि ने पवर्ग का प्रयोग ही नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे उसमें उच्छ्वास में उस पात्र के द्वारा पवर्ग का प्रयोग ही नहीं किया गया। तो ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। मैंने एक संकेत मात्र किया कि इसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। अग्रिम है अवंती सुंदरी कथा। अब ये जो काव्य है ये गद्य है, गद्यमयी है, ठीक है। गद्य समझते हैं? गद्य पद्य क्या होता है? हाँ जी, पद्य क्या होता है? श्लोक होते हैं, है ना। तो गद्य उससे उल्टा ही हुआ, अलग ही होगा। तो जहां पे हाँ ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, कि जिसमें कोई छंदों का नियम नहीं है, छंद का प्रयोग नहीं है, वो आ गया गद्य। तो मुख्य रूप से गद्यमय है। लेकिन ग्रंथ के आरंभ में जैसा हर्षचरित में हुआ, हर्षचरित में गद्य काव्य है, हर्षचरित में आरंभ में कुछ श्लोक आए, तो वैसे ही हर्षचरित में आरंभ में श्लोक आए हैं, वैसे ही इसमें अवंती सुंदरी कथा में आरंभिक कुछ श्लोक आते हैं जहां पे प्राचीन कवियों को याद किया गया है। और बाकी जो बचता हुआ जो ग्रंथ है वो गद्य है, और ये ग्रंथ जो है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं मिलता है। तो एक प्रौढ़ ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा। तो इस तरह से 3 इनके जो ग्रंथ हैं उनके विषय में हमने जाना। और भी अगर सामान्य रूप से अगर दंडी की चर्चा हम करते हैं तो इनकी शैली की भी हमें बातचीत करनी चाहिए। आरंभिक श्लोक में मैंने कहा दंडिनः पदलालित्यम। दंडी का पद लालित्य जो है वो अद्भुत है, उसकी विशेषता है। पदों का लालित्य बड़े सुंदर लगते हैं शब्द उनके प्रयोग किए हुए, तो इसलिए उनकी गद्य शैली में पद लालित्य सबसे अच्छा है। दंडी कुंतक के द्वारा निरूपी जो सुकुमार मार्ग कहा है, कुंतक ने एक मार्ग बताया है सुकुमार मार्ग। कौन सा? सुकुमार। हाँ, तो उस मार्ग का अनुसरण दंडी ने किया है।
जो कुंतक ने बताया ना कि सुकुमार मार्ग होता है, उस शैली में हमें लिखना चाहिए। उसका प्रयोग सब कुंतक के बाद किसने किया? तो दंडी ने किया। दंडी की शैली की बात करें तो दंडी वैदर्भी रीति में लिखने वाले हैं, वैदर्भी शैली में लिखने वाले हैं और प्रसाद गुण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 प्रकार के गुण हैं, तो ये प्रसाद गुण का प्रयोग करते हैं। इनकी दृष्टि जो है वो यथार्थवादी है। यहां आपको समझना, एक श्लोक आता है, अपारे काव्य संसारे कवि एकः प्रजापति। पहले कभी सुना ये श्लोक? नहीं सुना, कोई बात, आज सुन लिया। तो अपारे काव्य संसारे कवि एकः प्रजापति। इस पूरे संसार में, कौन सा संसार? काव्य संसार। ये संसार नहीं जिसमें हम बैठे हैं, काव्य का भी एक सृष्टि है, काव्य की अपनी एक पूरा संसार है। उस काव्य सृष्टि में, काव्य संसार में कवि जो है वो ब्रह्मा है। जैसा उसको चाहिए वैसी दुनिया बना देता है अपनी कल्पना से, है ना। मेघदूत जानते हैं ना, मेघ को बोला भाई मेरी पत्नी को संदेश दे आना। अब आप कल्पना करें, आप मेघ को बोलना मेरी कक्षा में डंडे से लगाएगा? मेघ तो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन कवि की इमेजिनेशन कितनी जबरदस्त है कि मेघ को अपना दूत बना लिया, तभी तो मेघ दूत बना ना। अब ये क्या है? काल्पनिकता है, यथार्थ नहीं है। अब ये जो दंडी है ना, ये यथार्थवादी है। अब स्टोरी सुनाई है, राजाओं की स्टोरी सुनाई है, कल्पना नहीं की है, झूठी कहानी है, झूठी स्टोरी नहीं है। तो इस तरह से यथार्थवादी हैं। इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से पात्रों को लिया, हर वर्ग से पात्रों को चिन्हित किया है, इसलिए यथार्थवादी हैं और व्यवहारवादी, व्यवहारिक बातें करते हैं। यथार्थ समझते हैं ना, जो अर्थ है वही बताना, वो यथार्थ, और व्यवहारिक बातें बताने वाले ये कवि हैं। तो इस तरह से इनकी 3 रचनाओं की बात करें तो दश कुमार चरित जो इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें 10 कुमारों की साहसिक जीवन कहानियां हैं। ठीक है, 10 राजकुमारों की अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। दूसरी है काव्यादर्श, जो अलंकार ग्रंथ है और काव्य शास्त्र को आधार बनाकर जिस ग्रंथ को लिखा गया है, काव्य शास्त्र के आधार, मतलब काव्य शास्त्र ही है ये काव्यादर्श जो है। और अवंती सुंदरी कथा, इसमें गद्य भी हैं और पद्य भी हैं, और ये हमें अपूर्ण प्राप्त होता है, पूरा प्राप्त नहीं होता है। तो सार रूप से यदि मैं आपने जो पढ़ाया उसके बारे में बताऊं तो इनका समय जो था वो मोटे तौर पर 6ठी शताब्दी आप मान सकते हैं। सबका निष्कर्ष निकालें तो 550 से लेकर 650 या 700 तक रख लीजिए, इनका ये काल रहा है। 5वीं 6ठी शताब्दी, अधिकतम 7वीं शताब्दी तक इनका समय रह सकता है। इनके पिता का नाम क्या है? वीरदत्त। क्या नाम है? वीरदत्त। और माता का नाम गौरी। इनका निवास जो है वो आरंभिक तो दक्षिण भारत में रहा था, उसके बाद ये विदर्भ में भी रहे, महाराष्ट्र में। भारवी का एक पुत्र भी हुआ है जिसका नाम था मनोरथ। ठीक है, अब मनोरथ के 4 पुत्रों में सबसे छोटा जो था वो वीरदत्त था। ठीक है, भारवी का पुत्र कौन आया? मनोरथ। और मनोरथ के 4 पुत्र हुए, इनमें सबसे छोटा वीरदत्त। वीरदत्त का पुत्र हुआ दंडी, है ना। तो इसलिए अगर क्रम बोले तो भारवी, मनोरथ, वीरदत्त और दंडी, ये 4 आपको याद हो जाना चाहिए, भारवी, मनोरथ, वीरदत्त और दंडी। तो इस तरह से अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दंडी जो है वो परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। गद्य शैली को एक नए रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिनकी 3 कृतियां हैं, दश कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। आप यही रुको, मेरा फोन बजेगा।